जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन 2023 के विषय गणित के मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले जैक बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 70, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। तो 140 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो 6q + 5 के रूप में दिया है तो q को हम लोग जो है रख सकते हैं, एक सम संख्या भी रख सकते हैं और विषम संख्या भी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग q को सम संख्या रखेंगे और 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगा, और 5 विषम संख्या है तो सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो हमको जो है विषम संख्या मिलेगा। और उसके बाद अगर यदि हम लोग q के जगह पर विषम संख्या रखते हैं और विषम संख्या से फिर जो है 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 6 सम संख्या है तो सम संख्या को विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमको जो है सम संख्या मिलेगा। और फिर जब इसको 5 से जोड़ेंगे, यानी 5 क्या है, विषम संख्या, तो फिर सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो हमको जो है विषम संख्या मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या है 5 + 2√3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, a = bq + r। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो शून्यकों का योग दिया है हम लोग को 3 और गुणनफल दिया है -2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, और ये आपको दिया है 3। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है आपका c/a, और ये आपको दिया है -2। अगर हम लोग जो है नीचे 1 रखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोनों में जो है a का मान 1 है, ठीक है, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, -b का मान 3 हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा आपका जो है -3, और उसके बाद c का मान जो है -2 हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो है किस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में। तो a तो दिया है 1, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा x², और उसके बाद b दिया है -3, तो ये हो जाएगा -3x, और c दिया है -2, तो c की जगह लिखेंगे -2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 से, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक है कि बहुपद px का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो ये जो x एक्सिस को ये एक बार ऐसे करके टच करते हुए जाते हुए फिर एक बार दूसरी बार टच कर रहा है और एक बार तीसरी बार, तो 3 बार टच कर रहा है। इस प्रकार जो है बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो इसे हम लोग जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि दिया है 4u² + 8u। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों में जो है आपको 4u दिख जाएगा। इसमें अगर 4u को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा सिर्फ u बच जाएगा, तो ये u हो जाएगा और प्लस का प्लस, और अगर इसमें 4u कॉमन ले लेंगे तो 2 बच जाएगा। अब जैसा कि 4u को अगर u से गुना करेंगे तो 4u² हो जाएगा, और 4u को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा। अब इसे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो शून्यक निकल के आएगा। तो 4u बराबर आपका जो है 0 हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, चूँकि ये गुना में है इधर आके भाग में, तो u बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है दूसरा शून्यक निकालेंगे तो u + 2 = 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो एक आया 0 और एक होगा -2। तो देखिए एक तो 0 दिया है a में और -2 दिया है c में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, a तथा c दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, रैखिक समीकरण युग्म
दिया गया है। यहाँ पर दो रेखिक समीकरण है, इसमें यदि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के और ये c1/c2 के बराबर है तो निम्न में सही कथन चुनें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक हल। क्योंकि इसमें तीनों अनुपात बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं जो है ये आपस में एक दूसरे की संपाती होगी। तो इसका जो है अनेक हल होगा, क्योंकि ये सभी बिंदु पर जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण दिया गया है यहाँ पर दो ठो, तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो हम लोग को जो है अनुपात निकालना होगा। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात निकालना होगा। तो a1/a2 आपका हो जाएगा 6/3, 6/3। तो इसको काटेंगे तो ये 2 निकल के आएगा। उसके बाद b1/b2, तो ये हो जाएगा -2 और -1। तो -2/-1 करेंगे तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। फिर c1/c2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/12। इसको काटेंगे तो ये 3 3 9 3 4 12, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये जो रेखाएं होगी दोनों, ये आपस में एक दूसरे के समांतर रेखाएं होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो x + y = 6 और x - y = 2। तो उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये +y - y कट जाएगा और x 2x हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो उसके बाद x बराबर हो जाएगा 8/2, तो x हो जाएगा 4। अब x का वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x + y = 6 है, तो x की जगह पर 4 + y = 6 हो जाएगा। अब y = हो जाएगा 6 - 4, तो y का मान निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो x हो गया 4 और y हो गया 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए ये सारे ऑप्शन को जो है ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि x² का जो टर्म है वो नहीं हटना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सारे में, ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी में जो x² का टर्म है ये दोनों साइड आएगा और दोनों साइड में ये जो है कट जाएगा। इसी कारण जो है x² का टर्म हट जाएगा ए, बी और डी वाले ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो x + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। इसको जो है a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा। उसके बाद जो है इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2x - 3 दूनी 6। अब देखिए ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों साइड 2x है, ठीक है, तो 2x कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू की ई साइड भी और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, इसलिए 2x कट जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो 6 है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 के साथ जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। और जैसा कि हम बोले a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है b का मान जो है 0 हो जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 की मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको जो है विविधकर या फिर d का मान कैलकुलेट करना होगा, और d बराबर होता है b² - 4ac। तो द्विघात समीकरण में जो है b का मान 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और -4 × ac, a का मान जो है 1 ही दिया है और c का मान जो है -1 दिया है, तो 1 × -1, तो ये हो जाएगा 1, फिर जो है माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे तो, और 4 × 1 4, फिर गुना करेंगे 1 से तो 4 ही आएगा, 4 और 1 5, तो d का मान जो है 5 आया है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर d का मान जो है 0 से बड़ा हो जाए तो मूलों की प्रकृति जो है वो आपका मूल जो है वास्तविक होते हैं एवं
असमान होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर यदि जो है डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। और अगर डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए यानी ऋणात्मक में आ जाए, माइनस में, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न एवं वास्तविक मूल होंगे। यदि दो भिन्न और वास्तविक मूल बोल रहा है तो आपको पता है मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक एवं असमान, भिन्न यानी कि असमान। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बताएं कि जो डी का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। तो विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान जो है इसमें दिया गया है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान तो 1 ही दिया है और सी का मान 3 दिया है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, और 4 दिया 12, और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। इसको घटाएंगे तो -11 आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है तो -11 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले ईपी का nवां पद निम्न में से चुने। तो जो है एपी का nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 है ईपी दिया गया है, इसका 30वां पद क्या होगा। तो फॉर्मूला तो पता चल गया है, अब हम लोग 30वां पद कैलकुलेट करने के लिए ए निकालना होगा। तो ए हो जाएगा प्रथम पद यानी 10, उसके बाद डी सार्वंतर, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी -3। अब उसके बाद जो है 30वां पद, तो फॉर्मूला पुट करते हैं ए 30, और उसके बाद ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1, और डी है -3। उसके बाद 10 और ये 30 माइनस 1 यानी कि प्लस 29 और -3, ये गुना में हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना करते हैं तो 10 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 29 को 3 से गुना करना होगा। तो 29 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 27 के साथ हाथ में 2, फिर जो है 3 दूनी 6 2 8 यानी 87 हो जाएगा। तो -87, और 87 में अगर 10 घटाएंगे तो ये होगा 77। तो चिन्ह होगा माइनस का क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है ईपी दिया गया है, इसका कौन सा पद 78 होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग सेम फॉर्मूला से। ठीक है, यही वाला का फॉर्मूला यूज करना होगा, उसमें हम लोग को एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है ई एन का मान आपको दे दिया गया है 78, उसके बाद ई का मान जो है वो आपको प्रथम पद यानी 3 दिया है, और एन का मान तो कैलकुलेट करना है, डी यानी सार्व अंतर हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 8 है और A1 है 3, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोग को इस फॉर्मूले का यूज़ करके एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए एन दिया है 78 और ए दिया है आपको 3 प्लस एन माइनस 1 और डी दिया है 5। तो ये हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो 5n बराबर आपका जो है 80 निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद जो है n बराबर हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 16 × 80, n बराबर 16 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16वां पद जो है वो आपका 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संबंधित भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो आपका हो जाएगा उनके संबंधित भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज का जो भुजा है उसका अनुपात दिया गया है 4:9 दिया है। तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 4 16 और 9 9 81 यानी 16/81। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है त्रिभुज ABC में AB का मान
6√3 दिया गया है, AC का मान 12 दिया गया है और BC का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कोण B का मान क्या होगा? तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करेंगे तो कोण B का मान जो है वो आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, यहाँ पर कोण B जो है वो 90 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा AC जो है उसको कर्ण मानेंगे, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार आपका BC है तो BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। उसके बाद फिर हम लोग AB का स्क्वायर करेंगे तो AB दिया है 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 108। उसके बाद BC दिया गया है 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 36। उसके बाद 144 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 144, यानी कि ये आपका प्रूव हो जा रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण B का मान 90 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल बिंदु से बिंदु P जिसका निर्देशांक 3,4 दिया गया है, इसकी दूरी कितनी होगी? तो मूल बिंदु मान लीजिए कि O है और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0,0 होता है। उसके बाद बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया गया है 3,4, तो इसके बीच का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है आपका D इक्वल टू हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इससे इस फॉर्मूले से हम लोग जो है दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है x2 का मान दिया गया है, ये D बराबर हो जाएगा √x2 का मान दिया गया है 3, तो 3 माइनस और जो x1 का मान है वो 0 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 का मान 4 दिया है और y1 का 0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर D बराबर हो जाएगा दूरी बराबर 3 - 0 यानी 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4 - 0 यानी 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और चूंकि रूट अंडर के अंदर है तो ये रूट अंडर, और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √25, और √25 का वैल्यू जो है वो आपका हो जाता है 5। तो D बराबर आपका हो जाएगा 5 इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 5 मात्रक। तो मूल बिंदु से बिंदु P जिसका निर्देशांक 3,4 है, इसकी दूरी 5 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटे में 2 और y का निर्देशांक होता है y1 जोड़ y2 बटे में 2। अब x1 जोड़ x2 करेंगे तो 2 जोड़ 4 बटे में 2 और y1 जोड़ y2 हो जाएगा 5 जोड़ 7 बटे में 2। अब ये हो जाएगा 4 2 6 बटे में 2, यानी कि x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 7 5 12 बटे में 2 यानी 6। तो 3,6 इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि 2 sin A इक्वल टू sin 2A हो तो A का मान होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin A इक्वल टू sin 2A को हम लोग 2 sin A cos A लिख सकते हैं। अब cos A को इस साइड रहने देते हैं, 2 sin A को इधर ले आते हैं, तो 2 sin A और इधर गुना से भाग में आएगा तो ये 2 sin A इक्वल टू हो जाएगा cos A। अब 2 sin A कट जाएगा तो cos A इक्वल टू 1 हो जाएगा, और cos A इक्वल टू 1 है यानी कि A का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए A का मान जो है वो 0 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 24 है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो cos 48 डिग्री और ये है sin 42 डिग्री। अगर इसको हम लोग cos में चेंज करना चाहेंगे तो पहले इसको लिखना होगा sin 90 माइनस 48 डिग्री, चूँकि 90 माइनस 48 करेंगे तो ये आपका आएगा 42। तो sin 42 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 डिग्री। अब ये आगे आपका हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस, अब चूँकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 48, और cos 48 माइनस cos 48, तो ये दोनों कट के हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि sin A इक्वल टू 3/5 हो तो cos A का मान होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो sin A का मान दिया है 3/5, और हम लोग sin A को लिख सकते हैं P/2।
एच के रूप में। तो यहाँ पर पी का वैल्यू 3 हो जाएगा और एच का वैल्यू 5 हो जाएगा। और चूंकि कॉस ए का मान जो है वो आपका हो जाएगा बी बाई एच। तो एच तो आपको पता है कि 5 ही है, लेकिन आपको बी नहीं पता है, तो बी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एच तो यहाँ 5 हो जाएगा, बी कैलकुलेट करना होगा। तो बी बराबर आपका होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच जो है वो आपका 5 दिया है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और उसके बाद माइनस, और पी आपका 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 9 घटाएंगे तो रूट अंडर 16। यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा वो आपका आएगा 4 निकल के आएगा बी का वैल्यू, रूट अंडर 16 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, तो बी का मान हम लोग 4 निकाले तो ये 4, और एच का मान जो है वो 5 दिया हुआ है पहले से, तो 4/5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई है, तो एक मीनार मान लीजिए ए बी एक मीनार है, और उसके जो है आधार से सी बिंदु पर जो है उसका पाद बिंदु है, और इसकी दूरी जो है 15 मीटर दिया गया है। अब उसके बाद उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब हमको निकालना है ए बी, मीनार की ऊंचाई जो ए बी है उसको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग को यहाँ से रिलेशन निकलेगा, ये ए बी हो जाएगा पी और ये बी सी हो जाएगा डी, यानी कि ऊंचाई होगा और ये आधार होगा। अब चूंकि अगर रिलेशन देखेंगे पी और बी के बीच, तो वो होता है tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा बराबर आपका होता है पी बाय बी, और tan थीटा यानी tan थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है, और पी का मान जो है वो आपका ए बी है, और बी का मान जो है वो आपका बी सी है। तो ए बी तो ए बी रहेगा, बी सी का मान आपका दिया है 15, और tan 60 का मान होता है √3 होता है, और उसके बाद जो है ये आपका है ए बी रहेगा, और ये 15 चूँकि भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 15√3 जो है वो आपका ए बी का मान निकल के आएगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 15√3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद पी क्यू आर, कोण क्यू समकोण है तो पी क्यू आर, उसके बाद पी क्यू का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आधार हो जाएगा और ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा पी आर। अब उसके बाद क्यू पी आर का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर चूँकि ये 3 और ये 6 दिया हुआ है, और ये है आपका कर्ण और ये आपका जो है आधार है, तो बी बाय एच ये आपका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, और थीटा यहाँ पर क्यू पी आर होगा, क्यू पी आर जो है वो थीटा का मान है। उसके बाद बी का मान जो है वो आपका 3 हो जाएगा, एच का मान 6 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। उसके बाद 3/6 यानी 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान 1/2 है, और आपको पता होगा कि कॉस 60 का मान जो है वो 1/2 होता है, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो किसी भी वृत्त की अगर हम लोग माने तो उस पर हम लोग जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो किसी वृत्त को परिधि को किसी एक बिंदु पर टच करते हुए गुजर जाए, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक वृत्त पर जो है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसका केंद्र जो है वो O है। उसके पास एक P बिंदु है, वृत्त का एक बिंदु P है, उस पर जो है स्पर्श रेखा है Q बिंदु से P बिंदु पर स्पर्श रेखा है। उसके बाद OQ का मान जो है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चूंकि स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। उसके बाद OQ जो है वो आपका कर्ण हो जाएगा, OP आपका लंब हो जाएगा, और PQ आधार। अब आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 144 माइनस फिर जो है लंब के स्क्वायर के, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 से 25,
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है 25 लिखेंगे, उसके बाद रूट अंडर में इसको घटा देंगे तो ये आपका होगा 119 आंसर आएगा। तो पी क्यू बराबर आपका जो है 119 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, अब इस पे जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं टी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है पी पे एक है क्यू पे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा हो गया टी पी और टी क्यू। अब उसके बाद देखिए एक कोण का मान दिया है पी ओ क्यू 110 डिग्री, तो पी ओ क्यू इसका मान जो है 110 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद हमका जो है पी टी क्यू का मान चाहिए, पी टी क्यू का मान चाहिए। अब क्योंकि ये एक प्रकार का क्या चतुर्भुज बन रहा है और आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इधर 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब उसके बाद इधर 90 और इधर 90, तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। तो अब कितना बचेगा 180, 180 में तो 110 ये अकेले है, तो 110 घटा देंगे, तो 110 घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा 70 डिग्री। तो ये जो कोण पी टी क्यू है इसका मान कितना होगा 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। तो थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री दिया है, बटे में 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7 और गुने में आर जो है त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14। उसके बाद इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 छक 36, 6 बार में कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, और फिर 2 से कटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद 14 को 22 से गुना करेंगे तो आपका जो है 308 आएगा और बटे में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 308 बटे में 3, और जो है सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिज्या आर वाले वृत्त की उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमको फॉर्मूला बताना है जिसका त्रिज्या कैपिटल आर दिया है और त्रिज्यखंड का कोण पी डिग्री दिया है। चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में लाएंगे, क्योंकि त्रिज्या हम लोग का कैपिटल आर दिया है और कोण दिया है पी डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं पी बटे 360 पाई, और जो है त्रिज्या का मान दिया है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जो है पाई आर स्क्वायर पी बटे 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को दो छोटा वृत्त दिया गया है, ठीक है, और एक बड़ा वृत्त दिया गया है, और बोला गया है कि ये दोनों वृत्त की परिधि का जो योग है ये बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो दोनों छोटा वृत्त है उसका जो त्रिज्या दिया गया है, एक का 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर। जब इसका व्यास निकालेंगे तो व्यास चूंकि क्या होता है त्रिज्या गुने 2, तो 19 गुने 2 कितना हो जाएगा 38, और इसका भी हो जाएगा 9 दूनी 18। और चूंकि दिया है कि दोनों का व्यास का योग जो है वो तीसरे बड़े वाले वृत्त के व्यास के बराबर है, तो 18 में 38 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 56 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वाले वृत्त का व्यास है वो 56 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास डी बटे में 2, तो 56 से 2 से भाग देंगे 56 को, तो ये आएगा 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा घनाभकार कमरे के विकर्ण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन विमाओं से जो है एक घनाभकार कमरा बनेगा। तो ये जो सबसे बड़े बांस की लंबाई जो इस घनाभकार कमरे में रखी जाएगी वो इसके विकर्ण के बराबर होगा, और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला जो है वो आपका होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर।
तो लंबाई यहाँ पर कितना है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर रहेगा 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद चौड़ाई 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, ऊंचाई 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा 289 आएगा, और रूट अंडर 289 जो है वो आपका 17 के बराबर होता है, क्योंकि 17 का वर्ग जो है 289 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है वो L बराबर होता है रूट अंडर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहाँ पर L जो है वो तिर्यक ऊंचाई है और H जो है ऊंचाई है शंकु की, और R जो है शंकु की त्रिज्या है। चूंकि यहाँ पर व्यास दिया है तो इसको त्रिज्या में चेंज करना होगा, तो त्रिज्या R बराबर होता है व्यास बटे में 2। व्यास 10 है तो 10 का आधा हो जाएगा 5, और उसके बाद जो है अब तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो ये रूट अंडर, उसके बाद H ऊंचाई का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 144 प्लस R, तो त्रिज्या जो है वो 5 निकल के आया है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका होगा रूट अंडर 169, और रूट अंडर 169 का जो वैल्यू है वो आपका होता है 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर जो है तिर्यक ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 36 से मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या होगी। तो पहले एक शंकु था और इसे फिर एक विद्यार्थी ने गोले में बदल दिया, तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्योंकि मिट्टी तो सेम है तो जो शंकु का आयतन है वो गोले का भी आयतन होगा, तो दोनों का आयतन को बराबर करेंगे तो हम लोग को जो है गोले के त्रिज्या निकल जाएगा। अब हम लोग को इसको बराबर करना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। गोले की त्रिज्या हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा चूँकि बराबर में है और बटे में है, ठीक है, और ये पाई और ये पाई भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए R स्क्वायर, तो शंकु का त्रिज्या 6 है तो 6 गुने 6। उसके बाद शंकु की ऊंचाई h दिया है 24, और ये फिर 4 और ये R क्यू, ये 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, तो R क्यू बराबर आपका हो जाएगा 6 गुने 3 ठो 6 है तो ये 216 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R क्यू यानी R का घन जो है वो 216 है, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये आपका घनमूल में हो जाएगा 216, और 216 का घनमूल जो है कितना होता है 6, तो R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ग अंतराल एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है तोरण कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -1.5, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि PE = 0.05 है, यानी कि E की प्रायिकता जो है वो 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो E नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - E की प्रायिकता यानी 1 - PE, तो ये आपका हो जाएगा 1 और PE यानी E की प्रायिकता कितना दिया है 0.05, तो इसको 1 से घटाएंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 0.95, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।